स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार्स जीएस हम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे वो था मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण में हमने आपको हिंद यवन शकों के बारे में बताया था। आज की जो मेरी क्लास चलने वाली है वो स्पेशल पहलों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुषाण से संबंधित स्पेशल मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें भारत पे विदेशी आक्रांताओं का आगमन प्राचीन काल में देखा जाए तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रांता आए थे वो एक बार नंदों के समय आए थे, ईरानी और यूनानी जो मैंने बता चुका था। और इस बार की जो मेरी क्लास चलेगी वो चलने वाली है मौर्योत्तर काल से संबंधित मुद्दों पे आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रखता रहता हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग हमारा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को उपलब्ध करवाऊंगा। आज जो मेरी क्लास चलने वाली है उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमने बहुत पहले से ही आपको बताते आ रहा है कि जो मगध हम लोग पढ़ रहे हैं इस पे हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली यही था। इस शक्तिशाली महाजनपद में पहले हर्यक वंश आया, दूसरा मैंने बताया था कि शिशुनांग वंश आया। मैं इसलिए बार बताता हूँ कि आप पता नहीं कौन सा वीडियो कौन भाई देखेंगे, इसलिए मैं बताना जरूरी समझता। जो लोग नियमित देखते होंगे वो कहेंगे कि बार यही बात इंट्रो में चलता है। इसलिए चलता है क्योंकि कोई वीडियो किसी के पास जा सकता है तो उसको क्लियर रहे कि इतिहास की रूपरेखा कैसे चलती आ रही है, और ये देखना कोई बहुत बुरी बात आपको नहीं। वैसे क्लास में मैं पढ़ाता रहता था, एक बार बता देता था, ऐसा नहीं 3 4 दिन 5 दिन जैसे भी क्लास चलता तो रेगुलर बताने की मैं कोशिश नहीं करता। तो यहाँ देखता हम लोगों ने हर्यक वंश, यहाँ दूसरा आया था शिशुनांग वंश, तीसरा इस मगध पे जो शासन किया था वो था नंद वंश था, और चौथा जो शासन किया था वो था मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के बाद अगर देखा जाए तो आया मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल आया और इस मौर्योत्तर काल में तमाम सारे वंश परंपरा हम लोगों ने पढ़ा था। स्पेशल एक पढ़ा था हम लोगों ने शुंग वंश, एक पढ़ा था शुंग वंश, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कंडो वंश और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सातवाहन वंश। तो हम आपको बता दें हर्यक वंश जो है इसका पतन कौन किया? शुंग ने किया। शुंगों का पतन कौन किया? नंदों ने किया। नंदों का पतन कौन किया? मौर्यों ने किया। और मौर्यों का पतन कौन किया? शुंग ने किया। शुंग का पतन कौन किया? कंडों ने किया। कंडों का पतन कौन किया? सातवाहन ने किया। ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा कुछ चलता चला है। लेकिन भारत पे हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पे विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो भारत पे विदेशी आक्रमण 2 बार हो चुके हैं। पहला बार कब हुआ था? पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो नंद वंश का जब समय चल रहा था तब हुआ था। एक विदेशी आक्रांता ईरानी था और दूसरा था यूनानी। ये ईरानी जो थे, यूनानियों ने ईरानियों को खत्म कर दिया और यूनानी और नंद वंश का शासक घनानंद, इन दोनों लोगों को मारने का काम किया था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि पहली विदेशी आक्रांता कहाँ मिलेंगे? नंदों के समय मिलेंगे। यहाँ तक का एक फेज हो जाता है। फिर ये जो है ये एक फेज में देखा जाता है क्योंकि यहाँ कोई विदेशी नहीं आए, कोई विदेशी नहीं आते हैं। मौर्य साम्राज्य इसका जैसे अंत होता है मौर्योत्तर काल जैसे आता है। तो इस मौर्योत्तर काल में जब शुंग वंश आया इसी समय से लेकर के इस समय तक पूरा विदेशी आक्रमणकारियों का फिर धावा हो गया शुरू। और वो विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे? तो इस समय सबसे पहले जो आया था वो आया था हिंद यवन। फिर आया शक आए शक, फिर पहलव और फिर आए कुषाण। ऐसा कुछ विदेशी आक्रमणकारी 2 बार आए। यानी एक बार कब आ रहे हैं विदेशी आक्रमणकारी? नंदों के समय। दूसरा बार कब आ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के समय से ही आना शुरू हो गए
और सातवाहनों तक इन लोगों की लगातार आगमन शुरू रहा। तो हम आपको ये सारा पढ़ाते हुए टोटल बातें को एकदम वीडियो को प्लेलिस्ट से देखते आएगा, पूरी क्रमबद्ध पढ़ाते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, एक भी पैसे समस्या इतिहास की नहीं होगी और पूरी आसानी से अपने इतिहास को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। एक बार जरूर मौका दीजिएगा वीडियो को देखने का। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नंदों का जो समय चल रहा था, यहाँ के आक्रमणकारी तो हम पढ़ चुके हैं। मौर्योत्तर काल में आए हुए सबसे पहले आक्रमणकारी हिंद यवन शक पहलव कुषाण थे। तो हिंद यवन और शक इन दोनों की क्लास मैंने पार्ट 1 में लिया है। आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखिएगा, लिखा होगा मौर्योत्तर कालीन भारत में विदेशी आक्रमण पार्ट 1, और उसमें मैंने पूरी चीजें लिखा। फिर दूसरा जो वीडियो होगा वो होगा मौर्योत्तर कालीन विदेशी भारत में विदेशी आक्रमण पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। स्पेशल जो आज की हमारी क्लास चलने वाली है वो कुषाणों से ताल्लुकात रखने वाली है। मैं बार बार आपको इसलिए बताता रहता कि किसी भी तरह की आपको सस्पिशन ना हो। ऐसा नहीं मास्टर है अपना टॉपिक क्या है भाई ले लिया, तुरंत ऑन द स्पॉट बताना शुरू कर दिया, लड़का कंफ्यूज है किसके पहले क्या था बाद में क्या होगा, कुछ अता पता नहीं। आपको मैं इसीलिए क्लियर करते चलता कि किसी भी तरह की आपको कोई भी एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ना हो, ताकि आप इसकी गुणवत्ता को बरकरार रख पाओ। तो हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत करने। और आज की जो हमारा ताजा टॉपिक होगा वो नई एपिसोड के साथ होगा, वो होगा कुषाण वंश। तो कुषाणों के बारे में देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हम लोगों का इतिहास। कुषाणों के इतिहास को अगर उठाकर पढ़ा जाए तो कुषाण शासकों के द्वारा आए हुए और भारतीय इतिहास में कई हुई गतिविधियां कुछ अजीबोगरीब से दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो जो कुषाण थे वो कुषाण मध्य एशिया से चल करके भारत की तरफ रवाना हुए थे। यानी कि ये मध्य एशिया, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो शक थे वो भी मध्य एशिया से चलने वाले चारागाह की खोज में एक घुमक्कड़ किस्म के जाति थे। ऐसा ही कुछ इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि कुषाण जो थे ये मध्य एशिया की निवास करने वाले थे और यूची जाति के ये रहने वाले लोग थे। यूची जाति से ताल्लुकात रखने वाली एक शाखा भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ अग्रसित हो जाती है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के उन कुषाण शासकों में एक कुषाण शासक ऐसा था जिसने अपनी राजवंश स्थापित करने के बारे में सोचा और निसंदेह उसमें उसने सफलता भी हासिल किया। भारतीय इतिहास के मुताबिक इस बात को कहा जाता है कि भारत में पहली बार कुषाण वंश जो आए थे उनकी स्थापना या संस्थापक के रूप में जो काम किया था वो कुजुल कडफिसस था। और कहा यह भी जाता है कि कुजुल कडफिसस भारतीय इतिहास का पहला ऐसा कुषाण शासक हुआ जिसने तांबे के सिक्के को चलवाया। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि इतिहास में तांबे के सिक्के को सबसे ज्यादा चलाने का काम अभी किसी ने किया तो कुषाण शासक ही थे। कुषाण शासकों के बारे में कहा जाता है कि कुषाण शासक जो थे इसमें जो कुजुल कडफिसस था इसने तांबे के सिक्के को सबसे पहले चलवाने का काम कर रहा है कुषाण शासकों में। और कुषाण शासकों में कुजुल कडफिसस के बाद उसी का पुत्र उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पर बैठा जिसका नाम बताया जाता है बिम कडफिसस था। जिस बिम कडफिसस के बारे में पूरी तथ्य और साक्ष्यों के अनुसार कहा जाता है कि बिम कडफिसस जो था वो भगवान शिव का पुजारी था। ऐसा माना जाता है कि बिम कडफिसस ने ही भारत में सबसे पहले नियमित रूप से सोने के सिक्के को चलवाने की कोशिश किया। यानी भारत में सबसे पहले नियमित रूप से सोने के सिक्के को अगर किसी ने चलाया सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने का सिक्का तो कुषाण शासक थे। और कुषाण शासकों में स्पेशल बिम कडफिसस का वो समय चल रहा था। भगवान शिव की पूजा करने वाला बिम कडफिसस भारतीय इतिहास में एक नई रोचकता के साथ झलकता हुआ आया जिसने सोने के सिक्के को नियमित रूप से चलाया था। कुषाण साम्राज्य में अभी तक जितने सारे शासक आए उन शासकों में कोई बहुत शक्तिशाली और प्रबलता का रूप लेकर के शासक ऐसा नहीं आ रहा है जो भारतीय इतिहास की गौरवता को बढ़ा पावे। लेकिन बिम कडफिसस के बाद एक ऐसा शासक हम लोगों के समक्ष दिखाई देता है जो पूरी इतिहास की
जितनी सारी ऐतिहासिक स्वरूप थे कि कुषाणों से संबंधित, उस ऐतिहासिक स्वरूप को ही बदल डाला। और कहा यहां तक जाता है कि जो कुषाण छोटे से राज्य के रूप में अभी पनप रहे थे, उनको एक साम्राज्य का रूप प्रदान करने की कोशिश करने का काम किया था। और वो शासक, कुषाणों की सबसे प्रतापी शासक और सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाने वाला शासक जो था वो था कनिष्क। यानी कि अगला बादशाह के रूप में जो आता है वो कनिष्क आता है, जिस कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि ये अपना राज्यारोहण 78 ईस्वी के आसपास करवाता है। और जिस समय ये गद्दी पर बैठता है उसी समय एक नवीन संवत प्रारंभ करता है, जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। साम्राज्य विस्तार की नीतियों की अगर हम बातचीत करें तो ये भी पूछा हुआ, सारे के सारे तथ्य पूछे हुए, याद रखिए कोई कहानी कथा प्रवचन बताने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, इधर उधर की बेकार की कोई बातें नहीं है। टोटल कुषाण से सारी की सारी बातें पूछी गई हैं, ऐसा प्रीवियस और उठाकर खुद देखते चलिएगा। कुषाणों में अगर देखा जाए कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन किया था, निसंदेह उसमें काफी हद तक उसने सफलता भी हासिल किया था। और इस बात की अकाट्य जानकारी देने का रिसोर्सेज जो हम लोगों के पास आती है वो है रबतक अभिलेख। इस रबतक अभिलेख, ये भी पूछा हुआ सवाल है, इस रबतक अभिलेख के अनुसार बताया जाता है कि कुषाण शासकों में कनिष्क जो था वो अपने साम्राज्य विस्तार में काफी हद तक सफलता को पाया था। और साम्राज्य विस्तार की नीतियों में देखा जाए तो उसने साकेत हुआ, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र जैसे अनेक क्षेत्रों पे अपना एकाधिकार करने में पूरी सफलता हासिल किया था। इसके अलावा इस बात को भी कहा जाता है कि ये कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी ही नहीं अपितु बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद, यहाँ हमने नहीं लिखा है, आप लिखते चलिएगा, इसके बाद की बात बढ़ा लीजिएगा। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद इस इतिहास के मुताबिक ये बात कहा जाता है कि कनिष्क का ही शासन काल था जब बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियों का आयोजन चल रहा था। तो चौथी नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, उस चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासन काल में किया गया था। वैसे बौद्ध धर्म आप उठाइएगा मेरा वीडियो, वहां चौथी बौद्ध संगीति से संबंधित सारी बातों को मैंने बताया है। और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, स्पेशल केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने एक और वीडियो बनाया है, जहां पे आप 10-5 मिनट की वीडियो मैंने बताई, स्पेशल बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी बातें मैंने बताया है कि कौन सा धर्म, कौन सी संगति हुई, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्षता किया और काम क्या किया गया, ऐसा मैंने सब कुछ बताया है। तो ये चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो बताया जाता है। ये चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की ये घटना है। और इस संगीति का जो आयोजन हो रहा है ये कनिष्क के ही शासन काल से जुड़ा हुआ था। और ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो कहिएगा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था जो कश्मीर से ताल्लुकात रखता। और इसी चौथी बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म जो था वो 2 वर्गों में विभक्त हो गया, एक शाखा हीनयान और दूसरी शाखा महायान। और मैंने बौद्ध संगीति से संबंधित सारी कहानी पूरी विधिवत से क्लास का संचालन किया है, अगर चाहें तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो कुषाण शासकों में अगर देखा जाए तो राज्यारोहण कनिष्क जी का जो हो रहा है 78 ईसा पूर्व के आसपास हो रहा है, जिन्होंने शक संवत को भी प्रारंभ किया 78 के ही आसपास। साम्राज्य विस्तार की अगर जानकारी देखा जाए तो रबतक अभिलेख में इनके द्वारा साम्राज्य के विस्तार की पूरी जानकारी मिलती है। और कहा जाता है साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र जैसे अनेक राज्यों पर इन्होंने अपना एकाधिकार जमाया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन से ताल्लुकात रखती है। जिस बौद्ध संगीति के ही समय बताया जाता है कि बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभक्त हो गया, एक शाखा हीनयान और दूसरी शाखा महायान के रूप में दिखाई देती है। जो कनिष्क था, इस कनिष्क ने क्या किया, वो जितने सारे सिक्के चलाते थे उन सिक्कों पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए
तो उन सिक्कों पे सबसे ज्यादा उन्होंने बुद्ध का फिगर अंकित करवाया था। कहा जाता है कि कनिष्क के राज दरबार में राजवैद्य भी रहते थे, राजगढ़ कवि भी रहते थे और प्रख्यात प्रख्यात विद्वान की एक सभाओं का आयोजन इसने करा रखा था। ऐसा माना जाता है कि इसके राज दरबार में जो राज कवि के रूप में थे वो अश्वघोष थे। ये वो अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध चरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण जैसे रचनाएं किया है। इन रचनाओं के अगर रचयिता हम देखें तो अश्वघोष थे। ये अश्वघोष जो थे ये इसके राज दरबार में राज कवि के रूप में माने जाते हैं और इसके राज दरबार में, कनिष्क के राज दरबार में आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान राजवैद्य के रूप में भी रहते थे और उस आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान का नाम बताया जाता है चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कनिष्क के दरबार में माध्यमिक दर्शन के प्रणेता रहते थे नागा अर्जुन महोदय जी। ये नागा अर्जुन जी जो थे माध्यमिक दर्शन के प्रणेता, ये कनिष्क के राज दरबार में ही रहते थे और कहा जाता है कि नागा अर्जुन जो थे वो प्रज्ञा पारमित्र सूत्र में शून्यवाद का प्रतिपादन भी किए थे। प्रज्ञा पारमित्र सूत्र में शून्यवाद का प्रतिपादन करने का काम जो किए थे वो नागा अर्जुन ही किए थे। इसके अलावा नागा अर्जुन के बारे में ये भी कहा जाता है कि नागा अर्जुन जो थे वो इतनी ज्यादा अपनी तक्षता और दक्षता को दिखाने की कोशिश किए थे जो आज के वर्तमान साइंस और टेक से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखता है। उनके द्वारा किए गए इन्वेंशन और ढूंढी गई नई नई तकनीकी के ही कारण आज के डेट में उनको हम भारतीय आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो नागा अर्जुन थे इनको हम भारतीय आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय शासकों में आने वाला कनिष्क शासक के समय तमाम सारी कला शैलियों का उजागर होने लगा और कहा जाता है कि कला के अनेकों रूप अपने स्वरूप को प्रदान करने लगे। उन तमाम सारे रूपों में जो गंधार कला शैली थी, जो मथुरा कला शैली थी, ये दोनों का उदय स्पेशल कनिष्क के शासन काल से ताल्लुकात रखता। ये शैली क्या थी मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, मैं स्पेशल आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेके आऊंगा। जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर दूंगा तो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर की मेरी लगभग 15 वीडियो के आसपास, 15 से 20 के आसपास आएगी, जिसमें केवल कला और संस्कृति मुद्दों से बातचीत मास्टर आपसे करने वाला रहेगा। तो अभी मैं यहाँ कोई शैली के बारे में बताने की कोशिश नहीं कर रहा। कुषाण शासकों से संबंधित कुछ इतनी सारी बातों को जानने के बाद आप कुछ तथ्य के रूप में जानेंगे। अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा तांबे का सिक्का कौन चलाया तो कहिएगा कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्का कौन चलाया तो कहिएगा कुषाणों ने। और नियमित रूप से सोने का सिक्का कौन चलाया तो कहिएगा कुषाणों ने। शक संवत और विक्रम संवत जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी चंद्रगुप्त द्वितीय आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे शक शासकों के समय हमने बता दिया, शकों के उन्मूलन करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय जो आया था ध्रुव देवी का रूप बना के, जो रुद्र सिंह तृतीय को मारा था, मैंने इसके पहले पूरी कहानी बताया। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई, शक संवत की शुरुआत यहाँ हो जा रही है। और ये दोनों संवत जो चले थे, एक सवाल पूछता रहता है कि जो शक संवत है, विक्रम संवत है, इन दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस होता है तो कहिएगा 135 साल का। कैसे? वर्तमान जो कैलेंडर है, आज की जो कैलेंडर मान लीजिए आज 2022 है, तो वर्तमान के कैलेंडर में क्या करना है, आपको 57 साल जोड़ देना है। और फिर वर्तमान की जो कैलेंडर आपके सामने है इसमें से 78 साल घटा देना है। आप जोड़ेंगे तो जितना सारा रिजल्ट मिलेगा ये टोटल आपको विक्रम संवत मिलेगा। तो जोड़ लीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ 0 लिख लीजिएगा और ये 2 है तो 2 ही रहने दीजिएगा। यानी कि फिर एक बार देख लेते, 7 2 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और ये 20 ऐसे ही रहेगा। यानी कि आज कोई पूछा कितना विक्रम संवत हम लोगों का चल रहा है तो आप कहेंगे जो विक्रम संवत है 2022 का वो है 2079 यानी 2079 विक्रम संवत चल रहा है। शक संवत के अगर बारे में हम बातचीत करें तो 2022 से आपको 78 को घटा देना है। 2022 से आपको क्या करना है, 78 को घटा देना है। तो यहाँ 12 से 8 को माइनस कर दीजिएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ 11 होगा, 11 से 7 करिएगा तो 7 करेंगे तो यहाँ भी 7 4 हो जाएगा
और यहाँ 9 ले लीजिएगा और यहाँ 1 यानी 1944 और देख लीजिएगा जोड़ घटाना गड़बड़ तो नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर लीजिएगा। फार्मूला बस आपको यही लगाना है, 57 जोड़ना है, 78 को लेस देन करना है, तो यहाँ सख्त सहमत मिल जाएगा, सख्त सहमत मिल जाएगा। अब 2079 और 1944 के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 2079 और 1944 का डिफरेंस, तो 2079 और यहाँ लिख लीजिए 1944, ये आएगा 135, 9 में से 9 है, यहाँ 4 निकालेंगे तो 5 में आपको 5 मिल जाएगा, और यहाँ है आपका 7 है, तो 7 से 4 निकालिए तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और यहाँ 0 है, 10 9 1 मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 135 साल का आपको अंतर मिलेगा शक संवत और विक्रमी संवत के बीच में। तो कुषाण शासकों से संबंधित मैंने कुछ समस्त मुद्दे को आपके सामने दे दिया, सारी बातों को बता दिया जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन सारे मुद्दों को आप कवर करते चलिएगा, नोटबुक साथ साथ बनाते चलिएगा, और अगर चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख सकता हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी वीडियो देखिए कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा उसका गहनता के साथ नोटबुक बनाते रहिए, और इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इन सारी बातों का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बाकी मैं मिलता हूं अपनी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा गुप्त काल। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।